हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन योर साइंस क्लास। ठीक है बेटा, आज हम करते हैं अपना जल टॉपिक की जल की अवस्थाएं कि हमारी जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ध्यान रखें बच्चों, जल की अवस्थाएं हमारी तीन होती हैं। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। अगर हम जल को ठोस के रूप में देखते हैं तो हमें बर्फ के रूप में मिलता है, वो है ना, बर्फ ठोस होती है। नंबर दो आता है द्रव, हम पानी पीते हैं तो वो द्रव के रूप में होता है। गैस जो हमारी भाप बन के उड़ती है वो हमारी गैसीय अवस्था होती है। तो हमारी जल की कितनी अवस्थाएं हुई बच्चों? तीन अवस्थाएं हुई। अब जल चक्र के द्वारा हम इन तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी हम देख सकते हैं इनको। या तो ठोस के रूप में ठोस अवस्था में देखेंगे तो जल बर्फ के रूप में, हिम के रूप में मिलेगी हमें, ध्रुवों पर मिलेगी, है ना, बर्फ के रूप में ध्रुव पे होती है ना बर्फ, पर्वतों पर, हिम नदी में। और द्रवावस्था में देखेंगे तो जल महासागरों में, झीलों में, नदियों में और भूतल के नीचे यानी कि भौम जल, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे हम भौम जल कहते हैं। ठीक है, उसमें पाया जाएगा। गैसीय अवस्था में देखेंगे तो हमारे आसपास जो है जल वाष्प के रूप में होती है, उपस्थित है ना, नमी आती है ना, बारिश के मौसम में ह्यूमस हो रहा है तो जल की उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच में सचक्रण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। यानी कि जल जो 71% हमारी पृथ्वी पर है वो इन तीनों फॉर्म में पाया जाता है, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। तो जल की कितनी अवस्थाएं हुई बच्चों? तीन। ठीक है, जल का उपयोग हम करते हैं अलग अलग रूपों में। अब हमारा ये चित्र दिया हुआ है, इसमें तीनों अवस्थाएं बताई हुई है बेटा। देखो, सबसे पहला जो है यहाँ पे देखो नंबर एक पॉइंट लिया हुआ है, तो ये भूमि के अंदर जल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भौम जल। क्या कहेंगे बेटा? भौम जल। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बताया हुआ है ये रहा, ये वाष्प के रूप में है, यानी कि पानी भाप के रूप में है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक, तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो ऊपर देखो बादल बन रहे हैं, तो बादल बनते हैं संघनन विधि से। हमने छठी में किया था कि जब भाप जल में बदलती है, भाप पानी में बदलती है तो वो संघनन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन विधि कहलाती है। अब 4 नंबर पे देखोगे आप, फोर्थ नंबर जो है वो आपका क्या है? बादल है। क्या है ये? बादल है। ठीक है, 5वें नंबर पे आपकी क्या आ रही है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पेड़ों से पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, छठे नंबर पे है आपकी यानी कि अंतः संयंदन, जो बारिश का पानी है वो हमारी पृथ्वी के अंदर जा रहा है तो वो क्या कहलाता है बेटा? अंतः संयंदन। ठीक है, और 7वें नंबर पे जो हमारी है वो क्या हो रही है? वर्षा। क्या हो रही है? वर्षा, यानी कि वर्षण, यानी कि बारिश हो रही है। तो आपको ये सारे समझ में आए? नंबर एक पर हमारा क्या है? भौम जल है। ये उल्टे सीधे वर्ड दे रखे हैं बेटा, ये सारे इनको हमें सही करके लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा भौम जल है। दूसरा हमारी क्या है? वाष्प है। तीसरे नंबर पे हमारे क्या है? संघनन विधि हो रही है। फोर्थ नंबर पे संघनन विधि के बाद बादल बन रहे हैं। 5वें नंबर पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पेड़ों से पानी उड़ रहा है। छठे नंबर पर अंतः संयंदन हो रहा है कि पानी धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जा रहा है। ठीक है, छठे नंबर पे हमारा 7वें नंबर पे हमारा वर्षण यानी कि बारिश हो रही है। क्लियर हुआ? जल चक्र यही हमारा जल चक्र है कि सबसे पहले पानी जो है वो भाप बन के, वाष्प बन के उड़ता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के बाद में हमारा संघनन होता है। संघनन के बाद हमारे बादल बन गए, बादल बनने के बाद फिर वो बारिश आ जाती है, बारिश के बाद वो अंतः संयंत्र से वापस पृथ्वी में चल जाता है। तो ऐसे हमारा क्या होता है? जल चक्र चलता है। और अगर हम जल चक्र के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होगा? ये भौम जल है। ठीक है, भौम जल के बाद हमारा क्या आएगा? वाष्पोत्सर्जन, 5वां नंबर आएगा। वाष्पोत्सर्जन के बाद हमारी क्या बन रही है? वाष्प बन रही है। वाष्प के बाद वो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, 3 नंबर पे। ठीक है, संघनन हो रहा है। संघनन होने के बाद वो बादल बन रहे हैं, बादल के बाद वो बारिश कर रहे हैं, बारिश के बाद वो अंतः संयंदन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जल चक्र कहलाता है। ठीक बच्चों, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि अधिकांश जो होता है, अधिकांश शहरों और नगरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था होती है, यानी कि नागरिक निकाय द्वारा संचालित होता है। जल को आसपास किसी झील, नदी, तालाब, कुओं से लाया जाता है और शहरों में दूसरों को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है, वहां पे लोग सीधे जल संपर्क में जाते हैं। जल जहाँ होता है, नहरों में है, तालाब में है, झील, वहां से पानी भर के लाते हैं। प्राय लोग यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए भी उसके स्रोत तक पैदल जाना
पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर दूर होता है और वहां से बर्तनों में पानी भर के लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे बच्चे प्राय नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें पानी लाने में दिक्कत होती है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जो अपने उपयोग के लिए जल, कुएं, नलकूप, हैंडपंप प्राप्त करते करते हैं। ठीक है। अब आता है कि जल जो है, इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, हैंडपंपों, कुओं को कहाँ से मिलता है? जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बेटा? भूमजल। अब भूमजल किसे कहते हैं? देखो ध्यान से समझना कि यदि हम जलाशय के निकट भूमि गड्ढा खोदे तो वहां की मिट्टी जो होती है नम होती है। मृदा से आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यानी कि यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच में बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। चट्टानों के बीच के स्थान से जल से भरे होते हैं। इस परत को ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। यह स्तर क्या कहलाता है? भौमजल स्तर। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, किसी दिए गए परिवर्तित भी हो सकता है। भौमजल 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई तक भी हो सकता है। 1 मीटर की गहराई से लेकर नीचे तक जा सकता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल जो होता है वो भौमजल कहलाता है। वर्षा जल और अन्य स्रोत, नदियां, तालाब जल मृदा में रिस करके भूमि के नीचे गहरे चला जाता है और इस विधि को कहते हैं अंतः संयंदन। यानी कि जो जल नदियों में रिस कर जाता है, धरती के अंदर जाता है, वह अंतः संयंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल को पुनः पूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैल की परतों के बीच में भौमजल इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम जल भर कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि भौमजल स्तर क्या होता है। भौमजल स्तर होता है, हम गहराई से खोदते हैं तो 1 मीटर से लेके अनेक अंदर तक, चट्टानों के बीच तक कई मीटर तक, वो भौमजल स्तर कहलाता है। भौमजल स्तर के नीचे जो जल पाया जाता है वह भौमजल कहलाता है और भौमजल से पृथ्वी में जो पानी रिस कर जाता है वह अंतः संयंदन कहलाता है। और जो हमारी चट्टानों के बीच में खाली स्थान होता है उसमें जो जल भर जाता है उसे हम जल भर कहते हैं। जल भर के जलों को हम नलकूप और हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। ओके। इसके बाद कहता है, क्या आप ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिक जो है जल कहाँ से मिलता है? वो गड्ढा खोदते हैं, वहां पे टैंक बनाते हैं और वहां से उस पानी को लेते हैं। ठीक है। भौमजल स्तर का अवक्षय यानी कि नुकसान। अब भौमजल की पुनः पूर्ति सिर्फ वर्षा जल द्वारा हो सकती है। ठीक है। अब बारिश कम हुई तो भौमजल स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। भौमजल स्तर जो कम हो जाएगा क्योंकि पानी निकाला ही जा रहा है, भरा तो नहीं जा रहा ना। तो इसीलिए प्रक्रमों द्वारा वर्षा के जल के द्वारा ही पुनः पूर्ति हो सकती है। भौमजल स्तर के गिरने को कौन पूर्ति कर सकता है? वर्षा जल ही एकमात्र सहारा है। वर्षा न होने के कारण भौमजल स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है। और अनशन किस कारण है? इसके कई कारण है। नंबर 1 जनसंख्या में वृद्धि, नंबर 2 औद्योगिक, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा उन्हें पानी चाहिएगा। जितनी ज्यादा बिजनेस यानी कि बिल्डिंग्स बनेंगी उतना ही ज्यादा उन्हें भी पानी चाहिएगा। कृषि के लिए खेती जितनी ज्यादा करेंगे उनको भी पानी चाहिए। ठीक है। अल्प वर्षा यानी कि अल्प वर्षा मतलब कम वर्षा होना, ये इसका कारक है कि भौमजल स्तर नीचे गिर जाता है। ठीक है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे कि वनोन्मूलन, वनों को काटना, इसके कारण भी हमारी पृथ्वी पर जल में कमी आ जाती है ना। जनसंख्या प्रसार, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़क के निर्माण जाती, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए स्थान चाहिएगा ना। तो उद्योगों और खेल के मैदान जैसे क्षेत्रों में कमी आ जाती है, जिसके कारण भूमि भूमि पर जल की कमी हो जाती है और जल की कमी होती रहती है। इसके कारण ही जल तो पूरा नहीं दिया जाता ना। इसी प्रकार एक और अधिक भौमजल का अधिक उपयोग हो रहा है और दूसरी जो है निर्माण कार्य में भूमि का उपयोग हो रहा है जल का। ठीक है। तो जल नीचे धरती से निकाला ही जा रहा है, भौमजल का नुकसान ही हो रहा है, भौमजल वापिस भरा तो नहीं जा रहा ना। तो ये एक कारण है। दूसरा, बढ़ते उद्योग। अब जल का उपयोग सभी उद्योगों में भी किया जाता है। उपयोग में हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। हर वस्तु को बनाने में, बिकने में, तोड़ने में, हर किसी में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब कृषि कार्य में भारत में अधिकतर किसान जो होता है फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं होती तो नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है। और अनियमित वर्षा के कारण, जल की उपलब्धि की कमी के कारण किसानों को सिंचाई के लिए भूम जल का उपयोग करना पड़ता है। वो ट्यूबवेल के द्वारा भूमि का ही जल निकालते हैं फिर, है ना। अब जल का वितरण का क्या मतलब है? जल के वितरण का मतलब है बच्चों की कहीं पे तो जल ज्यादा है, कहीं पे तो अधिक वर्षा हो रही है, जैसे असम में, ठीक है, बिहार में, मुंबई में,
और कई जगह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो ये जल का वितरण बराबर नहीं है, कहीं अधिक है तो बाढ़ आ रही है, कहीं कम है तो सूखा हो रहा है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा वर्षा हो रही है तो बाढ़, और कम वर्षा है तो वहां पे सूखा हो रहा है। अब देखो मानचित्र में दिखाया गया है हमारे। ओके, थैंक यू बेटा। आगे का टॉपिक हम बाद में करेंगे।